दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब है। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। मीडिया स्टार वर्ल्ड आपका चैनल है यूट्यूब पर, आप उसे ज़रूर देखिए कि अगर आपको इस्लामिक कंट्रीज़ की फ्रेश खबरें चाहिए हों तो उसे ज़रूर देखिएगा। बड़ी फ्रेश खबरें, क्योंकि ये कई ऑन द स्पॉट जाके रिपोर्टिंग की है इन्होंने, लिहाजा उसके बारे में जानते हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हिंद वॉइस पे काज़मी साहब। काज़मी साहब, पूरी दुनिया में एक हलचल है अमेरिका के चुनाव के लेके कि अमेरिका के चुनाव हो गया है और पूरी सत्ता पलट गई है वहाँ पे और जो बाइडन आ गए हैं। जो बाइडन की जो रिपब्लिकन है उसकी सोच भी बिल्कुल अलग है, डेमोक्रेटिक की सोच अलग है। तो इनके आने जिस तरीके से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की, साथ में सऊदी अरब की और यूएई की, ईरान की, तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, इनकी जो पॉलिसी में वहाँ क्या चेंज आएगा? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। अमेरिका के इलेक्शन का असर तो ज़रूर होगा मिडिल ईस्ट में। दो चीज़ें सामने नज़र आती हैं। एक तो ये कि कई दुनिया के बड़े पत्रकार जिनको मैं पढ़ता भी हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ वहाँ के हालात, ख़ुद इज़राइल के मीडिया में और लंदन वगैरह में और अरबी मीडिया में बहुत सी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, तो उससे दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि ये तकरीबन तय है कि वो ईरान न्यूक्लियर डील में अमेरिका वापस आएगा, और उस वापस आने में ये कतई आप ना समझें कि ईरान पे कोई एहसान होगा। उसमें ईरान के उस न्यूक्लियर डील में शामिल रहने के खुद अमेरिका को भी कई फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या हैं? जैसे पिछले दिनों ट्रंप ने कोशिश की थी कि ईरान के ख़िलाफ़ जो हथियारों का ख़रीदना बेचने पर पाबंदी है वो हट जाए। यूनाइटेड नेशन में उन्होंने कोशिश की और उन्हें किसी की सपोर्ट नहीं मिली, और परमानेंट मेंबर्स में से तो कोई एक भी अमेरिका के साथ नहीं आया। तो अगर ये इस एग्रीमेंट से बाहर ना होते तो इन्हें कानूनी हक था जो उनका हक ख़त्म हो चुका था। तो इसी तरह से इसका फ़ायदा सिर्फ ईरान को ही नहीं होगा न्यूक्लियर डील का, अमेरिका की वापसी का, बल्कि उसमें अमेरिका को भी फ़ायदा होगा। एक पॉलिटिकल मैप में आप बाकी हैं, क्योंकि यहाँ तो माइनस हो गए थे ना पूरी तरह से। एक तो ये चीज़ सामने आएगी जिसकी उम्मीद ज़्यादा है, और ख़ुद उन्होंने इशारा भी दिया है, उनके जो बाइडन की टीम के लोगों ने इलेक्शन जीतने के बाद ये बात कही है। दूसरी बात जो है वो ये है कि लंदन का एक अखबार है अरबी ज़बान में, रायल यौम, उसके एडिटर हैं अब्दुल बारी अतवान। उन्होंने एक एनालिसिस लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, ये बात ठीक है कि तब्दीलियां आएंगी, लेकिन जो अरब मुल्कों के साथ रिलेशंस नॉर्मल करने का प्रोसेस ट्रंप ने शुरू किया था वो जारी रहेगा, वो रुकेगा नहीं। क्योंकि इज़राइल के मामले में अमेरिका की परमानेंट पॉलिसी है, नंबर एक तो इज़राइल को सिक्योर करना, सिक्योरिटी देना, हाँ, और दूसरे उसकी मिलिट्री सुप्रीमेसी बाकी रखना, बरकरार रखना। अब वो सुप्रीमेसी है या नहीं है वो एक अलग बात है। वहाँ के फौजी हिजबुल्लाह से डर के भाग जाते हैं अपने जीपों में, अपने पुतले रख करके, 5-5 किलोमीटर नज़र नहीं आता, और वो जब फ़ोटो वायरल होता है तो बेचैनी बढ़ती है इज़राइल के अंदर। तो ये एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका की कोशिश रहती है कि इज़राइल की मिलिट्री ताकत जो है उसको सपोर्ट करता रहे। तो इसलिए जो बाइडन से ये उम्मीद करना कि वो अरबों को और इज़राइल को नज़दीक लाने का काम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। दो चीज़ें। एक और चीज़ जो मैं महसूस करता हूं वो ये कि जो बाइडन तकरीबन 35 साल से अमेरिका की पॉलिटिक्स में है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टेजेस में, और वो वाइस प्रेसिडेंट रहे बराक ओबामा के ज़माने में, और बहुत ही खामोश किस्म के और बहुत ही एक्टिव किस्म के वो पॉलिटिशियन हैं, लेकिन ट्रंप की तरह से बदतमीज़ नहीं है, मतलब लेकिन हार्ड कोर भी है। हाँ, हार्ड कोर भी है। हमारे मोदी जी को उन्होंने भी बैन कराया था। हाँ, बिल्कुल, अमेरिका नहीं आ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बाइडन के ने ही बैन कराया। हाँ, जो बाइडन ने बैन कराया था, और उसमें इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उन्होंने प्रेशर डाला था और ये हुआ था। लेकिन इनसे ये कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि वो ज़ायनिज़्म को सपोर्ट ना करें, इज़राइल को सपोर्ट ना करें, या अगर हम हिंदुस्तान तक भी आप आएँ तो जिस लाइन पर जो कुछ हो रहा है उसको वो उसके खिलाफ नहीं जाएंगे।
और हिंदुस्तान के बारे में तो दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक मिडिल ईस्ट के एक पत्रकार है, मेरी अभी 2-3 दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने बताया कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है। और हाँ, बहुत बहुत बड़ी मार्केट है, प्लस चाइना को कंटेन करने के लिए भारत का इस्तेमाल अमेरिका करता है और करता रहेगा। चाहे वो लद्दाख जैसे हालात जिस तरह से बना करके अपनी चौधराहट बढ़ाई हो, या किसी भी तरीके से, या वो साउथ सी वाला इशू हो जिसमें अमेरिका भारत की सपोर्ट चाहता है। तो ये मिडिल ईस्ट में ऐसा कुछ होने वाला। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प मिडिल ईस्ट में सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है, बहुत ही दिलचस्प। वो ये है कि ये जितने अरब रूलर्स हैं जो ट्रंप को इलेक्शन कैंपेन में भी फंडिंग कर रहे थे, और मोहम्मद बिन सलमान जिनका मैंने अब से पहले भी जिक्र किया, वो अब कानूनी लड़ाई में पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं ट्रंप के लिए कि अगर आप ये साबित कर दो किसी तरह से कि ये इलेक्शन की काउंटिंग में फ्रॉड हुआ है। तो वो लीडर्स जो हैं, जो टोटली जिसे कहते हैं ना एक ही बास्केट में सारे अंडे रख देना, उन्होंने ट्रंप पर ऐसा रिलाई किया था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रंप और उसके बाद दुनिया खत्म। लेकिन अब ट्रंप जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे जो डिबेट हो रहा है अरब मुल्कों में, वो ये कह रहे हैं कि ये सारे रूलर्स जो हैं वो इनका बाप मर गया और ये यतीम हो गए। तो अच्छा, एक चीज और बताइए। हाँ, अरब से हट के थोड़ा यहाँ से टर्की की तरफ। जी। टर्की भी हाँ, ट्रंप के बड़े करीबी थे। हाँ, बिल्कुल। और इन्होंने सपोर्ट भी किया। हाँ, इस तरीके से भी आप जानते हैं। हाँ, तो जो टर्की अब सऊदी अरब की जगह लेना चाहता है, हाँ, बहुत पहले से हुआ। अर्दोगन के चाहते हैं कि वो इस्लामिक जो कुर्सियाँ खाली हो रही हैं उसके ऊपर कब्जा कर ले किसी तरीके से, और उसको वर्चस्व मिले। एक ज़माने में ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में जब ये पूरा इलाका था, तो यहाँ से जब ये अंग्रेज़ों ने सऊदी अरब बनवाया था, तो तब तुर्की यहाँ से गया था। और अब से पहले तक जो लोग हज और उम्रा पे जाते हैं, उन्हें याद होगा कि वो जो खाने काबा के अंदर की चारों तरफ की आर्चिस थीं, जो अब तक बाकी रखी थी, अब रिसेंटली ख़त्म हुई हैं, वो तुर्की ने बनाई थी। और वो एक एग्रीमेंट का हिस्सा था कि साहब हमारी निशानियाँ आप ख़त्म नहीं करोगे। तो उनकी निशानियाँ अब तक भी थी, अब तक थी। तो टर्की की पॉलिटिक्स, क्योंकि टर्की भी इस्लामिक वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में एक अहम हिस्सा रखता है आजकल, तो उसकी पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान निस्बतन ज़्यादा मैच्योर लीडर हैं। निस्बतन तो मैंने इसलिए कह दिया, डेफिनेटली सऊदी वगैरह से तो कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। अब सऊदी अरब का हाल यह है कि एक दिन ट्रंप का नुमाइंदा आकर के कान में कुछ कह गया और उसी दिन स्टेटमेंट दे दिया कि साहब ईरान आतंकवाद को बढ़ा रहा है और इलाके के मुल्कों में मुदाखलत कर रहा है। मतलब इतने कमज़ोर दिमाग के लोग हैं कि ये जो अपने ऊपर शक हो सकता, मतलब चोरी भी करनी नहीं आती, वो एक हफ्ते बाद दे लेते। उसी दिन अमेरिका का वो मिला है आकर के, उसी दिन एक बयान आ गया किंग सलमान का। तो खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ज़्यादा मैच्योर हैं और उन्होंने बहरहाल अपने मुल्क में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मुसलमानों के दरमियान अपनी एक इज़्ज़त बढ़ाई है काफ़ी। उसमें कई वाक़यात अभी रिसेंट पास्ट में हुए हैं। एक तो हागिया सोफिया जो म्यूज़ियम बन गया था उसको वापस अजरबैजान की हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और दूसरे अजरबैजान आर्मीनिया जंग में अजरबैजान का साथ दिया, और अजरबैजान की जंग जिस तरह से खात्मे तक पहुंची है उसमें अजरबैजान को बहुत कुछ फ़ायदा करा दिया, बहुत सी टेरिटरीज वापस देने की। जो जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तुर्की और रूस की फ़ौजें पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर डिप्लॉय हो गई हैं, और कई इलाके हैं जो 20 नवंबर, 25 नवंबर, 1 दिसंबर इस तरह से उन्हें
वापस अज़रबैजान को देनी है। तो इसमें भी तुर्की का रोल काफ़ी अहम रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रजब तैयब एर्दोगान बहुत आसानी से जो बाइडन के साथ भी एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये बात सही है, देखिए मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि ये जो आम तौर पर जज्बाती किस्म के मुसलमान ये देखने लगते हैं कि वो अगले खलीफा हैं और खिलाफत उस्मानिया वापस आ जाएगी, वो एक खाम ख्याल है। मैं खुद तुर्की में अंकारा में बैठे हुए जर्नलिस्ट से मैंने सीधा सवाल किया था कि भाई यहाँ ऐसा लोग सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। 2023 में जब वो एग्रीमेंट 100 साल वाला ख़त्म होने वाला है, उसी साल वहाँ इलेक्शन भी है, हो सकता है रजब तैयब एर्दोगान दोबारा इलेक्शन होकर के ना आए। लेकिन हाँ, इस वक्त ऐसा लगता है कि अभी जनवरी 2021 में जो बाइडन आएंगे और उनको कम से कम 3 साल साथ में काम करने का मौका मिलेगा, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत आसानी से एडजस्ट कर लेंगे। एक कमज़ोरी उन्होंने एक चीज़ की छोड़ी थी कि वो कभी कभी जब ट्रंप से फ़ोन पे बात करते थे तो वो भी पब्लिकली कह देते थे कि साहब मेरी फ़ोन पे बात हुई है ट्रंप से और लीबिया में साहब इस तरह से सोल्यूशन होगा। हालांकि वो ट्रंप इजिप्ट के सीसी को भी कान में उसी दिन वो कहता था और उसी दिन इधर कहता था, दोनों वॉरिंग पार्टीज़ को। तो वो अजीब किस्म की चीज़ है। लेकिन मेरा समझना यह है कि रजब तैयब एर्दोगान ज़्यादा बेहतर अंदाज में हालात के साथ एडजस्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका। इसी के साथ हम चलते स्टूडियो वापस, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।